बहुत समय पहले कनिका और राधा नाम की दो बहनें अपनी सौतेली माँ सावित्री के साथ रहती थीं। सावित्री की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम खुशी था। खुशी और सावित्री राधा और कनिका के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थीं और उनसे घर का सारा काम करवाती थीं। अरे ओ राधा की बच्ची, कहाँ मर गई? जी माँ, बोलिए क्या हुआ? सुन, मेरी बेटी का आइसक्रीम खाने का मन है। ये ले पैसे और आइसक्रीम लेकर आ। और हाँ, चॉकलेट फ्लेवर ही लाना। माँ, आइसक्रीम खाने का मन तो मेरा भी है। आप थोड़े से पैसे और दे दो ना। राधा के इतना कहते ही सावित्री राधा को बहुत तेज थप्पड़ मारती है और धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। जब देखो मेरी बेटी की चीजों पर नजर लगाती रहती है। खड़ी हो और मेरी बेटी के लिए आइसक्रीम लेकर आ। रोते रोते राधा वहाँ से चली जाती है। रास्ते में राधा मन ही मन कहती है, पिताजी ने अपनी खुशी के लिए दूसरी शादी कर ली। खुद तो वो मजे से शहर में है, लेकिन यहाँ पर मेरी और दीदी की जिंदगी सौतेली माँ ने नर्क बना रखी है। राधा सुनसान सड़क पर अकेली चल रही थी। तभी पीछे से एक चोर आता है और उसके पैसे छीनकर भाग जाता है। अरे चोर, पकड़ो चोर को, मेरे पैसे लेकर भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चोर बहुत दूर भाग चुका था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं आइसक्रीम कैसे खरीदूंगी? और अगर मैंने आइसक्रीम नहीं खरीदी तो माँ मुझे बहुत मारेगी और मेरी बातों का विश्वास भी नहीं करेंगी। लेकिन राधा हिम्मत करके आइसक्रीम की दुकान पर जाती है और आइसक्रीम वाले से कहती है, अंकल जी, एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम दे दो। जरूर बेटा, लाओ पैसे दो। अंकल जी, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं क्या यहाँ पर फ्री में लंगर बांट रहा हूँ? जब देखो मुंह उठाकर आ जाता है कोई भी। जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद राधा घर पहुँचती है। क्यों री कलमुही, इतना समय क्यों लग गया आने में? और आइसक्रीम कहाँ है? माँ, वो आइसक्रीम। क्या वो कर रही है? कहाँ है आइसक्रीम? जल्दी बताओ। माँ, एक चोर सारे पैसे छीन कर ले गया। मैं आइसक्रीम नहीं खरीद पाई। अरे माँ, ये देखो कितना झूठ बोल रही है। उन पैसों से इसने खुद ही आइसक्रीम खा ली होगी। दोनों माँ बेटी मिलकर राधा को पीटने लगती हैं। आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा। जा यहाँ से और घर का काम कर, हरामखोर कहीं की। रोते रोते राधा अपनी बड़ी बहन कनिका के पास आती है और सारी बात बताती है। बहन, तुम रो मत, मुझे पता है तुमने ऐसा नहीं किया। दीदी, हमें इन दोनों से कैसे छुटकारा मिलेगा? इन दोनों ने हमारी जिंदगी नर्क बना रखी है। तू चिंता मत कर बहन, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों बहनें मिलकर घर का सारा काम करती हैं। थोड़ी देर बाद कनिका सावित्री के पास जाती है और कहती है, माँ, घर का सारा काम हो गया, अब हमें खाना दे दो और राधा का भी खाना दे दो। अभी राधा छोटी है, उससे गलती हो गई। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आगे से कभी भी वो ऐसा नहीं करेगी। माँ, आप राधा को खाना मत देना, उसने मेरी आइसक्रीम खाई है, उसको आप खाना मत देना। और आप अगर उसको खाना दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, ऐसे मुंह मत फुलाओ। मैं उसको खाना नहीं दूंगी बेटा। इतना कहकर सावित्री कनिका को एक रोटी देती है। ये पकड़ एक रोटी और जा यहाँ से। और अगर अब कुछ बोलेगी तो तेरा भी खाना बंद कर दूंगी मैं। कनिका एक रोटी लेकर राधा के पास आती है और कहती है, राधा, खाना खा ले। मैंने तो खा लिया। एक रोटी मैंने तुम्हारे लिए बचा दी है, ये तुम खा लो। लेकिन माँ को मत बताना कि मैंने तुम्हें रोटी दी थी। आप झूठ बोल रही हो दीदी, मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया है। ये रोटी आप ही खा लो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसे आधा आधा खा लेते हैं। दोनों बहनें उस रोटी को आधा आधा खा लेती हैं और रोटी खाकर चुपचाप सो जाती हैं।
अगले दिन सावित्री राधा और कनिका को अपने पास बुलाती है और कहती है, सुनो तुम दोनों, ये लो पैसे और बाजार से जाकर फल और सब्जियां ले आओ। और हाँ, आज तुम दोनों बाजार बिना चप्पल के जाओगी, यही तुम्हारी सजा है। लेकिन माँ, बाहर तो इतनी तेज धूप है, हम नंगे पैर कैसे चलेंगे? मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, जाओ यहाँ से, बाजार से सब्जियां लेकर आओ, नहीं तो प्रेस से तुम्हारे हाथ जला दूंगी। रोते रोते दोनों बहन बाजार चली जाती हैं। बाहर धूप बहुत तेज थी, दोनों के पैर जल रहे थे। दीदी, मेरे पैर जल रहे हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा। राधा, तू एक काम कर, इस पेड़ के नीचे बैठ जा, मैं सब्जियां लेकर आ जाती हूँ। तभी कनिका और राधा के पास एक बुढ़िया आती है। अरे बेटे, मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम ये सामान मेरे घर तक छोड़ दोगे? बस थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है। आइए दादी, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके सामान और आपको घर छोड़ देते हैं। दोनों बहनें बुढ़िया का सामान लेकर बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगती हैं। थोड़ी देर बाद कनिका और राधा बुढ़िया के घर पहुंच जाती हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम दोनों तो बहुत ही संस्कारी हो। लेकिन बेटी, तुम दोनों इतनी गर्मी में कहाँ जा रही थी और तुम नंगे पैर क्यों हो? बूढ़ी औरत की बात सुनकर राधा रो पड़ती है और कहती है, दादी, हमारे घर में हमारी सौतेली माँ है जो हम पर बहुत अत्याचार करती है। आज तो उन्होंने हद ही कर दी, हमें नंगे पैर इतनी धूप में बाजार में सब्जी लाने को भेज दिया। हे भगवान, तुम्हारी सौतेली माँ तो बहुत ही दुष्ट औरत है। ऊपर वाला ऐसी सौतेली माँ किसी को ना दे। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। उसके बाद वो बूढ़ी औरत उन दोनों को एक नदी के पास ले आती है। बेटी, ये सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी है। हे जादुई नदी, इन दोनों बहनों की मदद करो। तभी उस नदी से सोने और चांदी की चूड़ियां बाहर निकल कर आती हैं। बेटी, तुम ये चूड़ियां रख लो, ये सोने और चांदी की जादुई चूड़ियां हैं। ये तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेंगी। उसके बाद दोनों बहनें चूड़ियां लेकर अपने घर चली जाती हैं। अब जब भी सावित्री राधा और कनिका को मारती थी तो राधा और कनिका बहुत हंसती थी। उन दोनों पर मार का कोई असर नहीं होता था और अब वो दोनों अपनी सौतेली माँ से खाना भी नहीं मांगती थी। वो दोनों सोने और चांदी की चूड़ियों से ही खाना मांगती थी और सोने और चांदी की जादुई चूड़ियों की मदद से घर का सारा काम भी कर लेती थी। माँ, आप देख रही हो ना, आज के लिए दोनों बहनें कुछ ज्यादा ही खुश रहती हैं और अब तो आपसे खाना भी नहीं मांगती और तो और घर का काम भी बहुत जल्दी कर लेती है। हम दोनों इन्हें कितना मारते हैं लेकिन कोई असर ही नहीं है इन दोनों पर। मुझे लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। आज से हम दोनों इन दोनों पर नजर रखेंगे। दोनों माँ बेटी छुपकर राधा और कनिका पर नजर रखने लगी। एक दिन राधा और कनिका सोने और चांदी की चूड़ियों से खाना मांगती हैं, तो वो सब सावित्री और प्रिया देख लेती हैं। अरे माँ, इन दोनों के पास तो सोने और चांदी की जादुई चूड़ियाँ हैं। माँ, ये चूड़ियाँ मुझे भी चाहिए। इसके बाद सावित्री और खुशी राधा और कनिका के कमरे में जाती है और उनसे चूड़ियाँ छीन लेती है। इसके बाद खुशी और सावित्री अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन लेती हैं, लेकिन चूड़ियाँ पहनते ही उन दोनों को बहुत तेज करंट लगता है। अरे माँ, इन चूड़ियों में तो करंट आ रहा है, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। राधा, कनिका, बेटियों मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, रोको ना इनको। सोने और चांदी की जादुई चूड़ियाँ, इन्हें माफ कर दो, इन्हें छोड़ दो। राधा के इतना कहते ही सावित्री और खुशी के हाथों में से चूड़ियाँ निकल जाती हैं। हमें माफ कर दो बेटी, हम आज के बाद तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। उस दिन से खुशी और सावित्री दोनों राधा और कनिका से अच्छा व्यवहार करने लगी
अब सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। एक बार की बात है, उदयपुर नामक गांव में 3 बहनें नैना, सुनैना और जूही अपनी विधवा माँ अर्चना के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही अर्चना के पति की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो जाती है। अर्चना के लिए अपनी 3 बेटियों का पालन पोषण करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा काम करती ताकि वह अपनी 3 बेटियों को एक साधारण जीवन दे सके। नैना, सुनैना, उन्हें घर के हालातों से कोई मतलब नहीं था। उन्हें पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना, यही उनका शौक था। इसके लिए चाहे उन्हें अपनी माँ से झूठ भी क्यों न बोलना पड़ जाए। और वहीं दूसरी तरफ जूही, वह बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। वह अपनी माँ के साथ कामों में हाथ बटाती, उनका ज्यादा खर्चा भी नहीं कराती थी। ऐसे ही एक दिन सुनैना अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी जल्दी से आप मुझे 1000 रुपए दे दीजिए, नैना और मुझे एक प्रोजेक्ट पर काम करना है। नैना और सुनैना, यह क्या, कभी प्रोजेक्ट के लिए कभी किसी के लिए रोजाना तुम माँ से पैसे मांगती रहती हो। मैं भी तो तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे तो इतने पैसों की कभी जरूरत नहीं पड़ती। मेरे तो इतने ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं बनते। तू हमें मम्मी के सामने झूठा बना रही है। तुझे क्या लगता है कि हम झूठ बोलकर मम्मी से पैसे लेकर जा रहे हैं? अगर मम्मी तुझसे ज्यादा प्यार करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मम्मी से हमारे बारे में झूठ बोलेगी। नैना, सुनैना, यह गलत बात है। अपनी बड़ी बहन से भला कोई इस तरह से बात करता है जैसे तुम करती हो? बेचारी सीधी सादी है, इसका यह तो मतलब नहीं तुम्हारा जब दिल चाहेगा इसकी इंसल्ट करोगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो इससे माफी मांगो, और आज मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। आज पगार मिलेगी, कल पैसे ले लेना। मम्मी मम्मी, हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारी ये सगी बहन नहीं है, आपको सड़क के किनारे मिली थी। हम दोनों की सगी बेटियां हैं और हम इससे प्यार व्यार नहीं करते। माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको इसे अपनी बेटी माननी है तो मानिए। ऐसा कहकर नैना और सुनैना बहुत गुस्से में बाहर चली जाती हैं। अपनी दोनों छोटी बहनों से यह बात सुनकर जूही को बहुत दुख होता है। वह बहुत रोती है। अर्चना भी काम करने चली जाती है और वहां जाकर पूरे घर का काम करती है। काम करते समय उससे एक कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी घर की मालकिन आती है और वह अर्चना को बहुत सुनाती है, यह क्या गरीब नौकरानी, तूने इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। तुझे पता भी है कितना महंगा था ये? आजकल मैं देख रही हूँ तू ठीक तरह से काम नहीं कर रही, सफाई भी ठीक तरह से नहीं करती, कपड़े भी ठीक तरह से नहीं धोती। इसलिए आज से तेरी छुट्टी। मेरे घर पर काम करने आने की कोई जरूरत नहीं है। चल यहाँ से जा। गरीब, मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मालकिन जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आज के बाद नहीं होगी। मुझे काम से मत निकालिए। अब तू सीधे शराफत से यहाँ से जाती है या नहीं, या फिर तुझे धक्के मार के निकालूं? तुम जैसे गरीब नौकरों को सिंपल लैंग्वेज समझ में नहीं आती। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मालकिन जी, आज तो मेरी पगार मिलनी थी। मैंने पूरे महीने आपके घर काम किया है, उसके तो पैसे दे दीजिए। इतना महंगा गिलास जो तोड़ा है उसके पैसे कौन देगा? तेरी पगार के ही पैसे कम पड़ जाएंगे। वह तो मेरी शराफत समझ कि मैं और पैसे नहीं मांग रही। चुपचाप खाली हाथ जा, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। मालकिन की यह बातें सुनकर अर्चना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अगर पगार नहीं मिलेगी तो पूरे महीने का राशन कहां से आएगा? वह अपनी 3 बेटियों को क्या खिलाएगी? उनके स्कूल की फीस कैसे जमा करेगी? यह सोच सोचकर अर्चना बहुत रोती है। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? घर में राशन भी नहीं है। नैना और सुनैना को प्रोजेक्ट के लिए 1000 रुपए चाहिए और मैं तो उन्हें खाना भी नहीं खिला सकती। मैं अपने बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगी कि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। मैं तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर सकती। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं अब मुझे कब काम मिलेगा। मालकिन ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। पता नहीं यह बड़े लोग गरीबों को क्या समझते हैं। कीड़ा मकोड़ा जब जी में आता है तब मसल देते हैं। इस तरह से अर्चना बहुत रो रही थी कि तभी सामने से एक ट्रक आता है और अर्चना को टक्कर मारकर चला जाता है। आसपास के लोग अर्चना को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। एक्सीडेंट में अर्चना की टांगे टूट जाती है
और उसके इलाज में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ता है। नैना, सुनैना और जूही की पढ़ाई भी छूट जाती है। नैना और सुनैना अपनी माँ से बहुत गुस्से में बातें करती हैं। मम्मी, पहले तो आपकी नौकरी चलेगी, उसके बाद आपसे देखकर नहीं चला जा रहा था। अगर आज आपका एक्सीडेंट नहीं होता तो हम इन हालातों में नहीं होते। आपकी वजह से हमारी पढ़ाई छूट गई, दोस्तों के साथ घूमना फिरना छूट गया और खाना तो 2 दिन में 4 दिन में बस एक ही बार मिलता है, वो भी एक सूखी रोटी। हमारी किस्मत कैसी है, हमारी उम्र की लड़कियां इतना एंजॉय कर रही हैं और हमें खाना भी नहीं मिल रहा, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। नैना और सुनैना, इस समय तुम्हें इस तरह की बातें करने की पड़ी है। तुम्हें इस तरह से माँ से बात नहीं करनी चाहिए। माँ ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, ना रात देखी और ना दिन, हमें पढ़ाया, खिलाया, पहनाया। आज जरा बुरा वक्त क्या आ गया, तुम माँ को इतना सुना रही हो। मैं सब्जियाँ बेचने तो जाती हूँ, जितना होता है उतना कर रही हूँ, लेकिन मेरे अकेले करने से कितना हो जाएगा। हम तीनों को एक साथ काम करना होगा, तभी घर के खर्चे पूरे हो सकते हैं। अरे घर में कोई है? मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। क्या है बुढ़िया, तुझे हमारे घर में कुछ दिखाई दे रहा है जो हम तुझे खाने के लिए दे देंगे? हमें खुद 2 दिन में 3 दिन में एक बार खाने के लिए मिलता है। चल चल जा यहाँ से, किसी और से मांग। अम्मा जी, यह छोटी है, नादान है, इसकी बातों का बुरा मत मानना। यह लीजिए मेरे हिस्से की एक रोटी, इसे खा लीजिए, अगर इससे आपका पेट भर जाता है तो। वह बूढ़ी औरत जूही के हिस्से की रोटी लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन तीनों बहनें काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। तभी नैना सुनैना से कहती है, सुनैना, ये है हमारी सौतेली बहन जूही की बच्ची, खुद को क्या समझती है, हमें अपने साथ काम करने लेकर जा रही है, हमसे वहाँ ले जाकर काम कराएगी। यार, जब हमारे दोस्तों को पता चलेगा कि हम काम कर रहे हैं तो हमारी कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी। इसलिए मैं तो कहती हूँ इस जूही की बच्ची को सबक सिखाते हैं ताकि इसे अक्ल ठिकाने आ जाए। वैसे भी हमारी सौतेली बहन है, इससे हमेशा हमेशा के लिए पीछा भी छूट जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों बहनें बहुत खुश हो रही थी और बेचारी जूही इन सब बातों से बेखबर कि उसकी बहन उसके साथ क्या करने वाली है। कुछ दूर चलने के बाद नैना और सुनैना को कुछ जंगली जानवर नजर आते हैं, तो दोनों बहनें उसे उनके सामने फेंक देती हैं और वहां से भागकर आ जाती हैं। जूही बहुत मुश्किल से उन जानवरों से अपनी जान बचाकर वहां से आ जाती है। जूही को जिंदा देखकर दोनों बहन बहुत गुस्सा करती हैं और काम की तलाश में कुछ दूर और चलती हैं, तो उन्हें एक बहुत अद्भुत चीज नजर आती है और वो थी 3 नदी। जहाँ एक नदी के पास सोने की ड्रेस थी, उस नदी से सोने के सिक्के बह रहे थे, और दूसरी नदी जिसके पास चांदी की ड्रेस थी, उससे चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात बह रहे थे, और तीसरी नदी जिसके पास एक सिंपल ड्रेस थी जिसके अंदर से कुछ भी नहीं बह रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत सुंदर परी आती है और वह तीनों बहनों से कहती है, तुम्हारा इस दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। यह मेरी जादू ड्रेस की 3 नदियां हैं और तुम यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जा सकती। क्या तुमने बाहर बोर्ड लिखा पढ़ा नहीं था कि यह परियों की दुनिया है और यहाँ पर इंसान आता अपनी मर्जी से है और जाता हमारी मर्जी से है। तुम्हारे सामने मेरी ड्रेस की जादुई 3 नदियां हैं। सोने की नदी की ड्रेस पहनकर तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे और चांदी की ड्रेस पहनकर तुम्हें बहुत सारे चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात मिलेंगे, और तीसरी नदी की सिंपल ड्रेस पहनकर तुम अपनी माँ के पास वापस जा सकती हो। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी माँ के पास वापस जाना चाहती हो या फिर धन दौलत हासिल करके यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हो। मुझे नहीं जाना अपनी बीमार माँ के पास, और वैसे भी वहाँ जाकर गरीबी में मैं क्या करूँगी। मैं तो सोने की ड्रेस पहनकर बहुत सारी धन दौलत लेकर अपनी ऐश की जिंदगी बिताऊंगी। हाँ हाँ, सारी जिंदगी तो पाई पाई के लिए तरसते आ रहे हैं और अब अपनी माँ की वजह से इतनी सारी धन दौलत छोड़ दे। मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं भी चांदी की ड्रेस पहनकर हंसी खुशी अपना जीवन बिताऊंगी। परी जी, मुझे आपकी नदी की सिंपल ड्रेस चाहिए ताकि उसे पहनकर मैं अपनी बीमार माँ के पास जा सकूं। मुझे आपकी धन दौलत का लालच नहीं है। मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी धन दौलत है। मेरी माँ के बिना इस संसार की सारी धन दौलत भी मेरे लिए कुछ भी नहीं, और अगर मेरे साथ मेरी माँ है तो इस संसार की सारी धन दौलत मेरे पास है। नैना और सुनैना,
तुम धन दौलत का लालच कर कर बहुत गलत कर रही हो, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है। ये तुम्हें कहीं कभी नहीं रहने देती। इसलिए अभी भी समय है, माँ के पास चलो। चल चल, हमें ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। हमें पता है हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं। हमें नहीं जाना उस गरीबी में। तुझे जाना है तो तू जा। जूही अपनी दोनों बहनों को बहुत समझाती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती और परी अपनी नदी की तीनों बहनों को एक एक ड्रेस दे देती है। नैना और सुनैना जैसे ही सोने और चांदी की ड्रेस पहनती है तो वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती हैं, जहां पर उन्हें जाकर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। और जूही सिंपल ड्रेस पहनकर अपनी माँ के पास आ जाती है, लेकिन उसके घर जाते ही धन दौलत का अंबा लग जाता है। यह देखकर जूही चौंक जाती है। तभी उसके पास परी आती है और वह जूही से कहती है, जूही, तुम्हें हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारे अच्छे स्वभाव का फल मिला है। तुमने लालच नहीं किया, धन दौलत और माँ में से माँ को चुना, जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारी माँ और इतनी सारी धन दौलत मिली है और तुम्हारी दोनों बहनों को उनके लालच का फल मिल गया है। अब तुम अपनी माँ और इतनी सारी धन दौलत के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर सकती हो। यह सुनकर जूही खुश हो जाती है और वह इतने सारे पैसों से अपने लिए एक घर लेती है और अपनी माँ का इलाज बहुत अच्छे हॉस्पिटल में कराती है और दोनों माँ बेटी हंसी खुशी रहती हैं। और वहीं दूसरी तरफ नैना और सुनैना के हाथ कुछ भी नहीं लगता, ना ही धन दौलत और ना ही माँ, और वह नौकरानी से भी बदतर अपनी जिंदगी व्यतीत करती हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए।